ठीक है बेटा, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तो ये याद रख लोगे कि अग्नि जो होती है 13 होती हैं। उनमें सबसे प्रधान अग्नि जो है वो है जठराग्नि। ये सवाल एग्जाम में आ चुका है कि कौन सी अग्नि अन्य स्थानों की अग्नियों को, मतलब भूताग्नि और अ, धात्वाग्नि को बल देती है। तो वो कौन सी है? जठराग्नि, जो प्रधान अग्नि है। दूसरी चीज कि अजीर्ण में भोजन करना मना होता है, और क्या बोलते हैं उस चीज को, अजीर्ण में भोजन करने को बोलते हैं अध्यशन। तो पहले खाना डाइजेस्ट हुआ हो फिर से खाने को का खाना, मतलब, तो वो कहलाता है अध्यशन। दूसरी चीज है कि सम शन, ये वर्ड, तो ऐसा मत देख लेना। सम वर्ड देख के लोग अक्सर क्या सोचते हैं कि अच्छा भोजन, मतलब शायद सम भोजन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। समशन का मतलब है पथ्य अपथ्य को एक जगह मिलाकर खाना। तो ये भी लिख लोगे, पथ्य अपथ्य को एक साथ मिलाकर खाना, वो कहलाता है समशन। पथ्य अपथ्य को मिलाकर खाना, तो समशन। प्लस आपको अग्नियों का स्टेटस बताया दोषों की वजह से, कि वात की वजह से अग्नि होती है विषम, पित्त की वजह से तीक्ष्ण अग्नि होती है, कफ की वजह से मंद अग्नि होगी, और दोषों की स्थिति सम होगी तो अग्नि भी समाग्नि होगी। तो ये सब याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है ओजस। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे अभी, क्षय वृद्धि, जरा वो देखोगे वापस। अब मैं टॉपिक ही आपकी कवर कराऊंगा, है ना, उसके बाद फिर सवाल करेंगे। तो हम लोग क्षय वृद्धि की बात कर रहे थे। तो मैं सारी क्षय वृद्धि नहीं पढ़ा रहा आपको ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। वो देखो, मेन जो हमें पढ़ना है ओज के बारे में पूछ रहे हैं वो। ठीक है, तो ओज वाला पोर्शन नोट्स में आपके आगे आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे आप, जहां पढ़ रहे थे चरक संहिता, थोड़ा सा आगे आ जाओ, एक डेढ़ पेज आगे। देखें, देखिए, सबसे पहले समझ लोगे कि ओज को रिलेट किया जाता है व्याधि क्षमत्व के साथ। व्याधि क्षमत्व कह लो या इम्यूनिटी कह लो मॉडर्न में उसको। तो आपके सिलेबस में देख रहा था मैं, इम्यूनिटी का टॉपिक भी है, और इवन डिजीज भी है कि ऑटो इम्यून डिजीज कौन कौन सी होती है, उनके बारे में थोड़ा बहुत वो भी पढ़ेंगे हम लोग। तो देखेंगे चक्रपाणी क्या कहते हैं। व्याधि शमत्व, व्याधि बल विरोधित्व, व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्व इति यावत। इसका मतलब क्या है कि ये ओज क्या होता है जिसमें व्याधि शमत्व की क्षमता क्षमता हो, व्याधि के बल को जिसमें रोकने की क्षमता हो, व्याधि के जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उत्पाद हैं, उनको रोकने की क्षमता हो, तो वो क्या है? वो है हमारा ओज। तो ओज के बारे में लिखा हुआ है कि ओज क्या करता है, व्याधि क्षमत्व की क्षमता देता है, यानी इम्यूनिटी देता है रोगों के अगेंस्ट, उसके बल को रोकने की क्षमता देता है व्याधि के, और व्याधि के जो भी उत्पाद हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको रोकने की क्षमता देता है। ओज क्षय का लक्षण बताया आचार्य चरक ने। विभेति दुर्बलो भीक्षणम, ध्यायति व्यथित इंद्रिय, दुष्छायो दुर्मना, रूक्षा शामशैव ओजसा क्षय। तो ओज क्षय होने पे क्या होता है? विभेति दुर्बलो भीक्षणम, कि व्यक्ति भयभीत सा इधर उधर देखता है ना। ध्यायति व्यथित इंद्रिय, इंद्रियां उसकी व्यथित हैं, परेशान है। विभीति यानी डरता है, ठीक है। दुष्छायो दुर्मना, तो उसकी छाया जो है विकृत हो जाती है। हम लोगों ने पढ़ा है छाया कितनी होती है, बोलो? हाँ। पांच। पाँच। पाँच या तीन पांच, सर। है ना। तो कह रहे हैं कि छाया जो है उसकी वो भी कैसी होती है? दुष्छाया, तो मतलब अच्छी वाली छाया नहीं होती है। तो ऐसा सोच लो कि वायव्य छाया हो जाएगी, है ना। दुर्मना, रूक्षा, क्षामशैव ओजसाशय, उसका मन जो है प्रसन्न नहीं होगा, देखने में रूक्ष लगेगा। तो ये सारे लक्षण आ जाते हैं ओज का क्षय होने पे। यही सामने लिख लोगे, किस दोष को प्राकृत अवस्था में होने पर, लिख लो, किस दोष को प्राकृत अवस्था में होने पर ओज या बल भी कहा जाता है। किस दोष को प्राकृत अवस्था में होने पर ओज या बल भी कहा जाता है? आंसर लिख लोगे। श्लेष्मा को। कफ है बेटा, श्लेष्मा। लिख लेंगे श्लेष्मा या कफ, मतलब एक ही बात है। नेक्स्ट देखिए, आचार्य सर सुश्रुत। एक सर बार एक बार, बता एक बार दीजिए। रिपीट करना। ठीक है बेटा, ये है कि कौन सा दोष है जब वो अपनी प्राकृत अवस्था में होता है। ठीक है, किस दोष को प्राकृत अवस्था में होने पर बल या ओज भी कहा जाता है? तो वो है कफ दोष। ठीक है, तो प्राकृत अवस्था में हो तो उसको बल या ओज कहते हैं, कफ दोष को। ठीक है। नेक्स्ट चलिए, आचार्य सुश्रुत, उन्होंने कहा ओज दुष्टि तीन प्रकार की होती है। ओज दुष्टि ये पूछा जाता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार ओजो दुष्टि के प्रकार बताओ। चरक ने कोई टाइप नहीं बताया, बस श्लोक दे दिया।
विभेति दुर्बलो भीक्षणम ध्यायति व्यथितेंद्रिय, वो वाला श्लोक जो देखा। यहाँ सुश्रुत देख रहे हो आप। ओजो विसरंस, ओजो व्यापद और ओजशय। ओजो विसरंस, ओजो व्यापद, ओजशय, पहले तीनों नाम याद कर लो, क्योंकि सब्जेक्टिव में आएगा तो फिर नाम लिखने पड़ेंगे आपको। ओजो विसरंस में क्या होता है? संधि विश्लेष, गात्राणाम सदनम, दोष च्यवन, क्रिया सन्निरोध। तो ये सारी चीजें होती हैं ओजो विसरंस के अंदर। संधि विश्लेष मतलब संधियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं। गात्राणाम सदनम तो अंगों में जैसे थकावट सी लगना, कि मन नहीं करना कुछ काम करने का। दोष च्यवन, दोष जो है तो उनका मात्रा में तो कम ज्यादा होना, और क्रियाएं जो है ठीक से ना होना। तो ये सारी चीजें होती है, आपको शब्द याद रखने हैं। जो टफ वाले सारे शब्द है ना, संधि विश्लेष, गात्राणाम सदनम, दोष च्यवन, क्रिया सन्निरोध, वो सब ओजो विसरंस में आए हैं। ठीक है, आगे देखोगे ओजो व्यापद। ओजो व्यापद में क्या क्या मिलता है? स्तब्ध गुरु गात्रता, वात शोफ वर्ण भेद। इन दोनों को हम बहुत जरूरी मानते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली सवाल इनके ऊपर आते रहे हैं कि वातिक शोफ मिलना या वर्ण भेद मिलना किसका कैरेक्टर है, तो ओजो व्यापद का। साथ में गिलानी, तंद्रा, तो ये चीजें मिलती हैं ओजो व्यापद के अंदर। तो ओजो विसरण, संधि विश्लेष, गात्राणाम सदनम, दोष च्यवन, क्रिया सन्निरोध। ओजो व्यापद, स्तब्ध गुरु गात्रता, वात शोफ वर्ण भेद, गिलानी, तंद्रा। वात शोफ वर्ण भेद स्पेशली याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ ओज क्षय। ओज क्षय में क्या होता है? मूर्छा, मांस क्षय, मोह, प्रलाप, मरण। तो हम याद रखते हैं कि मांस से मोह करोगे तो मूर्छा और प्रलाप से मरोगे। है ना, जैसे क्या हुआ था कोविड के टाइम में, ये तो कह रहे थे कि भाई समुद्री मछलियों का मांस मत खाओ, तो वो भी कोविड का कारण हो सकते हैं। या चाइनीज लोग के उल्टा पुल्टा जो मांस खा रहे हैं दुनिया भर का, कि उसकी वजह से शायद कोविड हुआ है। तो इस तरह की काफी हाइपोथेसिस चली थी। तो इस तरह याद रख लो कि भाई मांस का मोह नहीं करना, तो मतलब मांस क्षय होता है और मोह होता है। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा? तो मूर्छा और प्रलाप से मरोगे। तो मूर्छा, प्रलाप और मरण, ये सब ओज क्षय के लक्षण है। नेक्स्ट देखिए, सुश्रुत ओज के बारे में क्या लिखते हैं? तद अभावाच श्रियंते शरीराणि शरीरिणा, कि अगर इसका अभाव हो जाए, यानी ओज ना रहे, तो प्राण भी नहीं रहते, लाइफ भी नहीं रहती है। आपको नहीं पता हो तो एक पॉइंट यहीं पर ऐड कर लो, क्योंकि ओज के बारे में ये मैंने कहा ना, सब्जेक्टिव में जितना भी ध्यान है सब लिख देना चाहिए। तो लिख लो कि आठवां मास जो होता है, गर्भावस्था का आठवां मास, गर्भावस्था लिख लेना ऊपर, कि गर्भावस्था आठवां मास। ठीक है, तो ये प्रसव के लिए उत्तम नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता? तो इसका कारण है, आठवें मास में ओज ओज अस्थिर होता है। क्लियर। ठीक है, तो ओज जो है वो स्थिर नहीं होता ए- ठीक है, आठवें मास में ओज स्थिर नहीं होता, माता से गर्भ में, गर्भ से माता में जाता रहता है। तो अगर प्रसव हुआ, और सपोज करो उस समय बालक में हुआ ओज, तो मतलब बालक को लाइफ मिलेगी, माता की मृत्यु हो जाएगी। और अगर सोचो माता में हुआ, तो बालक मृत पैदा होगा। और ये शायद मैं आपको बता चुका हूँ, बोलो स्टिल बर्थ क्या समझते हो? 28 वीक्स तक अप टू 28 वीक। 25 से ऊपर 400 ग्राम वेट। अच्छी बात है। तो प्रेगनेंसी क्या है? 28 हफ्ते या 500 ग्राम वजन से ज्यादा बच्चे का वजन हो, उसके बाद भी मृत संतान उत्पन्न हो, तो उसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। तो वो याद रखेंगे। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ आपको बताया कि 8 मास हो गए हैं गर्भावस्था के, मतलब आठवां मास चल रहा है। इस मास को प्रसव के लिए अच्छा नहीं मानते। इवन इसके पहले भी अगर डिलीवरी हो जाए तो सेफ मानते हैं एक बार को। ये बात अलग है कि बच्चे की जो रेस्पिरेटरी क्षमता है वो इतनी अच्छी डेवलप नहीं होती है, लीवर इतना अच्छा डेवलप नहीं होता, लेकिन फिर भी 7वां महीना अच्छा मानते हैं कंपैरेटिवली। 8वां महीना अच्छा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि 8वें मास में ये ओज अस्थिर होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट देखो चरक क्या लिखते हैं ओज के बारे में। और हृदय तिष्ठति यत् शुद्धम रक्तम ईशत सपीतकम, कि ओज कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। कैसा होता है? रक्त और ईशत पीत वर्ण का, यानी रक्त और पीत वर्ण का होता है। ओजा शरीर संख्यातम तन नाशना विनश्यन्ति, कि ओज की वजह से ही शरीर है, अगर इसका नाश हो जाए तो शरीर का भी नाश हो जाएगा। आपको यही याद रखना चाहिए कि ओज की जो बात कर रहे हैं, हृदय में जो ओज रहता है, इसी ओज को कहा जाता है पर ओज। लिख लेंगे पर ओज। और इसकी मात्रा कितनी है? आठ आठ बिंदु। बिंदु। आठ बिंदु। ठीक है, तो अष्ट बिंदु इस ओज की मात्रा है जो हृदय में रहता है।
और आगे आ जाइए। अष्टांग हृदय, उन्होंने भी लिखा शुद्धम ईशत लोहित पीतकम। ये कैसा होता है शुद्ध ओज? ईशत लोहित पीतकम, तो वही लोहित यानी रक्त का जो वर्ण होता है, तो रक्त और पीत वर्ण वाला होता है। ठीक है, तो ये सब बात हुई ओज के बारे में। वापस आ जाते हैं हमारे सिलेबस के ऊपर, क्योंकि सिलेबस खत्म करना है, पहला टारगेट यही है अपना। तो ये आपका हो गया ओज। कोई डाउट ओज के बारे में? बात होगी काफी कुछ। ठीक है, जो मॉडर्न एस्पेक्ट है इम्यूनिटी वगैरह, वो मैंने कहा डिजीज के साथ आपको पढ़ाऊंगा, तो वो हो सकता है मैं आज ही दे दूं। लेकिन मॉडर्न पढ़ने में हम कोई क्रम फॉलो नहीं करेंगे। मॉडर्न के ये है टॉपिक्स हैं, मैं आपको जैसे मेरे प्रिपेयर होते रहेंगे मैं आपको देता रहूंगा, और हम उसी तरीके से इनको पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो उसमें ये पीछे मत पड़ना कि सर एक तरीके से कराओ, क्योंकि मुझे देखना है कि मैं कैसे उसको तैयार कर पाता हूँ। ठीक है, कई टॉपिक मैंने आज किए हैं पूरे दिन बैठ के, तो आपको आज मिल जाएंगे वो, अभी उनको एक बार रिफाइन कर लो। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है उपधातु। ठीक है, एक होती है धातुएं और एक होती है उपधातुएं। तो उपधातु ये आपकी चैप्टर नंबर 18 में ही शायद, इसके एंड में ही है। एक मिनट रुकोगे? नहीं, यहाँ नहीं लगा रखी है। ध्यान है किसी को आप लोग की? एक वो लास्ट में एक पेज लगा रखा है मैंने। सर आपके मटेरियल में ही है, नहीं होगा तो इसी में ही, ये लेकिन प्राकृत कफ के बाद, प्राकृत ये कफ के बाद आपके चैप्टर 18 में। चैप्टर, हाँ जी सर, 18 में प्राकृत कफ के पीछे वाले पेज में। तो उसको भी साथ ही करा देते हैं, क्योंकि टॉपिक खत्म करते चलेंगे जैसे मैंने कहा। ठीक है, धातुएं, इसमें बेटा एक जगह वो लिखवाया होगा कि रस धातु की उपधातु क्या होती है, वो नहीं है कहीं पेज? आप तो ये वाला पेज कह रहे हो ना? नहीं सर, वो नहीं मिल रहा है। एक मिनट रुकोगे, मैं देख लेता हूँ। कल से तो मैं आपके अलग निकाल दूंगा पेजेस वगैरह ना, तो फिर इजी हो जाएगा। अच्छा चलो, ओज वाला थोड़ा सा पोर्शन और है, वो पढ़ा देता हूँ, उसको भी देख लो। कुछ और पोर्शन ओज का है यहाँ पे, इसको देख लो फिर आगे चलेंगे। देख लो इसको और आगे क्या लिखा हुआ है। देखो अभी जो बात कर रहे थे कि प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतम बल उच्यते, कि जब ये श्लेष्मा जो होता है प्राकृत अवस्था में होता है तो उसी को बल कहते हैं। ठीक है, इसी को ओज भी कहते हैं। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है। फिर चरक क्या कह रहे हैं? प्रथमम ही जायते ओजा। तो आपसे सवाल पूछेगा कि सबसे पहले हमारी उत्पत्ति में क्या बनता है? सबसे पहले ओज बनता है। ठीक है, प्रथमम ही जायते ओजा, इसको याद रखना। सबसे पहले ओज बनता है। ओज कैसा होता है? उसका वर्ण कैसा है? सर्पी के समान। रस कैसा है? मधु के समान। और गंध कैसी आती है? लाजा के समान। याद रखना, वर्ण, रस और गंध कैसी कैसी है। तो वर्ण सर्पी के जैसा, रस मधु के जैसा, और गंध है लाजा के जैसी, लाजगंधी। सुश्रुत क्या कह रहे हैं? रस आदि नाम शुक्रांता नाम धातु नाम परम तेजा तत्खल्व ओजा तदेव बलम इत्युच्यते। यानी रस से लेके शुक्र तक जो धातुएं हैं, उनका जो परम तेज है, उसी को ओज कहा जाता है। तो रस से लेके शुक्र तक वाली धातुएं, फिर उनका कह लो श्रेष्ठ भाग या प्रसाद भाग उनका जो है, उसको कह रहे हैं ओज कहते हैं। यही ओज हमारा बल होता है। तदेव बलम इत्युच्यते। आचार्य सुश्रुत ने प्राणायतनम उत्तमम, यानी प्राणों के उत्तम आयतन है, कह लो कि प्राणों को धारण करने का कारण कौन है, तो वो कह दिया बस्ती और ओज के लिए। बस्ती और ओज सवाल आ चुका है, किसको कहते हैं प्राणायतनम उत्तमम? तो बस्ती और ओज को। आचार्य डलहन, सुश्रुत के प्रमुख सर टीकाकार। ये ऊपर, सर हाँ बेटा, ये जो प्राकृत वाला श्लोक है ये किसका रेफरेंस है? ये बेटा चरक का ही ऊपर श्लोक है, जो है। ये चरक का ही है। ओके सर। हम्म। ओके सर। आगे देखिए, दलहन जो सुश्रुत के प्रमुख टीकाकार हैं, जिनकी बुक का नाम आप में से कोई बता रहा था अभी, निबंध संग्रह है ना सुश्रुत के ऊपर। तो इन्होंने क्या कहा कि साधक पित्त और शुक्र का स्नेह, इनके लिए ओज शब्द इस्तेमाल करते हैं। यानी साधक पित्त को ओज कहा है इन्होंने, साधक पित्त को ओज कहा। ठीक है, पित्त की एक वैरायटी है साधक पित्त। लिखना चाहो लिख सकते हो। कहाँ रहती है मतलब ये कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? मनोअर्थित अभिलाषा पूर्ण कराने वाला। तो लिख लोगे, मनोअर्थित अभिलाषा पूर्ण कराने वाला। ये मन में कोई अभिलाषा है, इच्छा है, उसे पूर्ण कराने वाला है साधक पित्त।
तो डलहन ने साधक पित्त को और शुक्र के स्नेह को ओज कहा है। साधक पित्त और शुक्र के स्नेह को ओज कहा। चरक, चरक ने रस के स्नेह अंश को ओज कहा है, कि रस का जो स्नेह वाला पार्ट है वो ओज होता है। और चरक चिकित्सा 24 जो मदात्य वाला चैप्टर है, वहां पर ओज के गुण बताए हुए हैं। और ऐसा लिखा है कि जो गुण ओज के अंदर होते हैं ना, उसके विपरीत गुण दो चीजों में मिलते हैं। एक है मध्य और एक है विष। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि जो गुण विष के अंदर तीक्ष्ण अवस्था में मिलते हैं या तीव्र अवस्था में मिलते हैं, मध्य में वही गुण कम मात्रा में मिलते हैं। तो याद रखना, ओज के विपरीत गुण मिलते हैं विष के अंदर और मध्य के अंदर। विष में जो गुण तीक्ष्ण अवस्था में है या तीव्र अवस्था में है, वही गुण मध्य में कम अवस्था के में होते हैं, यानी कम तीक्ष्णता के साथ होते हैं। ये भी वहीं बताया हुआ है। और आ जाओ, चरक के टीकाकार चक्रपाणी, उन्होंने ओज को अष्टम धातु कहा है। आपको ऐसा ही याद रखना है, ब्रैकेट में क्या है उसको भूल जाओ, आप ऐसा याद रखोगे कि ओज को अष्टम धातु कहा किसने, तो चक्रपाणी ने। ठीक है, फिर ये मॉडर्न कोरिलेशन कर रखा है, आप पढ़ लेना। सबसे मेन क्या है इसके अंदर, ओज क्षय की कंडीशन है बेटा, जो पूछ लेता है। ओज क्षय को हम लोग रिलेट करते हैं डिमिनिश्ड इम्यूनिटी, और ये कंडीशन आप जानते हो कौन सी है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके साथ इसको रिलेट करते हैं, इसको पढ़ेंगे हम अगर आपके टॉपिक में होगा। अदरवाइज इतना तो याद ही रखो कि ओज क्षय की कंडीशन क्या है, एड्स की कंडीशन है। आचार्य काश्यप ने ओज सारता का भी उल्लेख किया है। ठीक है, सार हम लोग पढ़ते हैं कि व्यक्ति जो होता है त्वक सार है या अस्थि सार है, मेद सार है, मज्जा सार है। तो ऐसे ही ओज सारता का भी उल्लेख किया आचार्य काश्यप ने। आचार्य काश्यप, इस बार काश्यप का एक सवाल आया था एग्जाम में कि किस आचार्य ने कृमि आशय का उल्लेख किया है। ठीक है, तो कृमि आशय काश्यप का है, वो याद रखेंगे। चलो, तो हम बात कर रहे थे बेटा उपधातु की। चलो फिलहाल तो मैं बता देता हूँ, कल आपके लिए ढूंढ के रखूंगा। पीडीएफ भी आपके लिए टॉपिक वाइज ही मैं आपको शेयर कर दूंगा तैयार करके। ठीक है, फिलहाल अभी अगला टॉपिक देखो, उपधातु। चलो, लिखने वाले लिख लोगे, बताने वाले बता दोगे, ये काम कर लेते हैं। तो जल्दी से लिखो, आपको अब लिखना पड़ेगा है ना, अब क्योंकि मैं सब्जेक्टिव पे आ गया हूँ थोड़ा सा, और मैं चाह रहा हूँ कि हाँ तैयार हो जाए अभी दोनों चीजें हमारी, तो जरूरी है पार्ट। तो एक तरफ लिख लो धातु और सामने लिख लो उपधातु। हम्म, बोलोगे रस, तन्य और आर्तव। तन्य आर्तव। ठीक है, तो लिख लेंगे स्तन्य और आर्तव। स्तन्य और आर्तव रस की उपधातु है। नेक्स्ट लिखो रक्त। सिरा कंडरा। ठीक है, एक ही बात है, तो कंडरा और सिरा लिख लेना बेटा। जिसको नहीं पता है ये मत सोचना औरों को आता है तो हम भी ना लिखें, कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, आपको लिखना है। और बल्कि मैं तो कह रहा हूँ टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, सभी लोग एक रजिस्टर मेंटेन कर लो शुरुआत से, आपके सारे टॉपिक हो जाएंगे। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो बड़ी आसानी रहेगी कि बस उसको देखना है, तैयार वहां से करते चलो। नेक्स्ट बताओगे मांस, षड धातु। त्वचा और वसा। त्वचा। वसा और षट षट त्वचा। त्वचा। ठीक है, 6 त्वचाएं और वसा। लिख लेना वसा और षट त्वचा, 6 त्वचाएं और वसा। नेक्स्ट बताओगे मेद, स्नायु। स्नायु संधि। स्नायु। स्नायु। ठीक है, तो 7 धातुएं होती हैं बेटा, हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि 7 धातुएं होती हैं और 7 उपधातुएं होती हैं। 7 उपधातुएं किस किस की हैं, रस रक्त मांस मेद की पूरी हो जाती हैं। रस की स्तन्य और आर्तव, रक्त की कंडरा और सिरा, मांस की वसा और 6 त्वचाएं, और मेद की स्नायु। जल्दी से इतना लिख लोगे, जल्दी से लिख लीजिए जिसका रह रहा हूं। रहा तो नहीं किसी का, हटा दूं इसको। ठीक है, तो ये तो बात होगी धातु उपधातु की। एक डिफरेंस पूछा जाता है, वो लिख लोगे जरूरी, कि धातु और उपधातु में क्या डिफरेंस है। तो लिखो धातुएं, लिखो शरीर का धारण करती हैं और पोषण करती हैं। धारण और सर अस्थि की भी तो होती है उपधातु, नख और बाल। वो बेटा मल है, और शारंगधर के अनुसार कुछ डिफरेंस है। हम यहाँ चरक को फॉलो करेंगे क्योंकि इन्होंने चरक की ही बातें कही हैं इन चीजों में। ठीक है, इन्होंने लिखा भी है, देखो चरक और सुश्रुत के अनुसार ऊपर लिख दिया इन्होंने, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशंस।
ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशंस फ्रॉम शारीरस्थान ऑफ चरक एंड सुश्रुत। क्लियर? तो हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं इसलिए, नहीं तो शारंध्र का पूरा पार्ट अलग है। ठीक है ना? तो मैं क्या बता रहा था आपको कि धातु और उपधातु में क्या डिफरेंस होता है। तो लिखो धातु, धातु के सामने लिखो शरीर को धारण करना और पोषण प्रदान करना, दोनों काम करती हैं धातुएं, धारण और पोषण करने का। नेक्स्ट लिखो उपधातु, उपधातु, तो उपधातु क्या करती हैं? सिर्फ धारण करने का काम करती हैं, पोषण नहीं करती हैं, वो सिर्फ धारण करती हैं। क्लियर? हो गया? लिख लिया सभी ने? आगे देखें। तो बेटा ये उपधातु वाला पोर्शन भी आपका हो गया। नेक्स्ट आ जाओ प्रकृति। तो प्रकृति तो अलग अलग पढ़ानी पड़ेंगी, वात पित्त कफ, फिर उसके बाद सत्व रज तम की वजह से। तो वो मैं मैटर इकट्ठा कर लूंगा, मैं आपको आज दे दूंगा एक जगह इकट्ठा करके मैटर। मैं यही करने वाला हूँ, आपके टॉपिक के हिसाब से ही डेली सेलेक्टेड उतना ही पढ़ा करेंगे। वो टॉपिक आपको दे दिया करूंगा, वहीं से उसको कर लिया तो आसान रहेगा आपके लिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, बेकार मैं आपको नंबर वगैरह याद कराता चला जाऊंगा और आप परेशान हो जाओगे। ये मैंने सोचा कि अब पहले आपके टॉपिक्स ये कवर कर लेंगे यहाँ जितना भी है, फिर मुझे कुछ लगेगा कि हाँ चलो इसके कोरिलेशन में ये चीज़ ज़रूरी है, उनको भले ही देख लें, लेकिन आपके पहले टॉपिक सारे कवर कर दूंगा। ये काम पहला है। तो प्रकृति एक टॉपिक हुआ, कल के लिए लिख लो इसको भी। प्रकृति कल होगा आपका। पोस्ट इंडिपेंडेंट स्टेप्स टेकन, ये कल होगा, ये वाला टॉपिक अभी बता रहा हूँ मैं आपको कल के क्या टॉपिक है हमारे। और कोई टॉपिक छूटा था? नहीं, ये दो टॉपिक हुए कल के लिए। आगे आ जाओगे। शरीर अवयव, तो ये सुश्रुत शारीर का पोर्शन है, इसका भी मैं आपको आज ही पीडीएफ दे दूंगा तैयार करके। तो उसमें क्या है शरीर अवयव में कि हमारी कंडराएं सिराएं ये सब सुश्रुत ने बताई है मेनली, तो वो वाला थोड़ा सा पोर्शन है, वो पूरा हम रटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ त्रय उपस्तंभ। बोलो त्रय उपस्तंभ में क्या क्या आता है? आहार निद्रा 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 आहार ब्रह्मचर्य। निद्रा ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो सब जानते हो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य है। ठीक है, बाकी तो यहाँ सुश्रुत लिखा हुआ है, वाग्भट तो लिखा नहीं, अगर वाग्भट होता तो अब्रह्मचर्य हो जाता, बस इतना डिफरेंस था। तो त्रय उपस्तंभ आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, लेकिन एग्जाम में कमेंट्री करने को आ सकती है, तो उनके बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आहार के टाइप आप आगे चल के पढ़ोगे कि आहार कितने टाइप का होता है। तो मेनली 4 टाइप चाहो तो लिख सकते हो, भी लिख लो, चलो लिखो अशित, असित पीत, पीत लीड और लीड और खादिज। लीड और खादिज जल्दी से लिखते चले जाओगे। अशित पीत लीड और खादित, 4 तरह का आहार। ठीक है, नेक्स्ट लिखो निद्रा। सुपरफिशियल बता रहा हूं, निद्रा। निद्रा लिखोगे चरक, निद्रा 6 प्रकार की, 6 प्रकार। और नेक्स्ट लिखो सुश्रुत। सुश्रुत, तो पहले लिखोगे निद्रा को विष्णु की माया स्वरूप कहा है। सुश्रुत ने निद्रा को क्या बोला? विष्णु की माया, भगवान विष्णु की माया। और कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। सुश्रुत निद्रा 3 प्रकार की, विष्णु की माया स्वरूप है और 3 प्रकार की होती है। देखना चाहो तो शारीर स्थान में है, चलो आपके पास है नहीं अभी नोट शारीर स्थान के, वहां पे लिखा हुआ है पूरा। तो सुश्रुत विष्णु की माया स्वरूप होती है निद्रा, और 3 प्रकार की होती है। ठीक है, एक इसमें क्वेश्चन आता है रैम के ऊपर, वो जान लो। रैम, रैम लिखो रैपिड आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट। तो रैम का मतलब क्या होता है कि सपनों वाली नींद। आप लोग जो पढ़ोगे ना, आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ टॉपिक भी दिया हुआ है कि जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, उनमें आपका जैसे अगर द्रव्य गुण में आप देखोगे टॉपिक्स दिए हुए ना, सेडेटिव्स, डिप्रेसेंट्स, हिप्नोटिक्स, ट्रैंक्यूलाइजर्स। तो ट्रैंक्यूलाइजर्स की अगर मेनली बात कर लें तो ये उन लोगों को दिए जाते हैं जिन लोगों को नींद अच्छी नहीं आती है, साउंड स्लिप नहीं आती है, रात भर जगे रहते हैं, है ना। तो उनका क्या है, जगने का मतलब क्या होता है कि अगर वो सो भी रहे हैं ना, तो वो नींद उनकी ऐसी है कि उनको आराम नहीं मिलता है, क्योंकि उनको सपने ज्यादा आते हैं। तो सपने आने का जो टाइम होता है उसी को बोला जाता है रैम साइकिल। नींद में रैम, रैपिड आई मूवमेंट, सोते समय भी आंखें जो हैं उनके मूवमेंट होते रहते हैं तेजी के साथ, तो व्यक्ति सपने देख रहा होता है। ठीक है, तो ये लिख लोगे रैपिड आई मूवमेंट। तो ये समझ सकते हो, मैंने कहा किसी व्यक्ति को रैम पीरियड ज्यादा है सोते समय, तो मतलब क्या होगा कि उसको आराम मिल रहा होगा लाइफ में अपनी, या नहीं मिल रहा होगा? नहीं मिल रहा होगा, है ना, वो अच्छी नींद नहीं है जिसके रैम साइकिल ज्यादा होती हैं सोते समय। ठीक है, तो आहार निद्रा,
तो निद्रा की बात की, चरक की निद्रा 6 प्रकार की, सुश्रुत ने निद्रा को विष्णु की माया स्वरूप कहा और 3 प्रकार की निद्रा बताई है। वैकारिकी, नाम लिख सकते हो, वैकारिकी, तामसिक और स्वाभाविक। यस सर। वैकारिकी, ये तामसी और सुश्रुत यस किस सर। बताइए? हाँ बेटा, सुश्रुत ने 3 प्रकार की। फिर बोल रहा हूं मैं एक बार, चरक की निद्रा 6 प्रकार की है, 6 प्रकार की। ठीक। चलो जहां लिखा है कह रहे हो तो मैं ऐड करा दे रहा हूँ, 1-2 पॉइंट लिखो, चरक की निद्रा 6 प्रकार की। उसी में नीचे लिख लेना ब्रैकेट के अंदर कि मनहा, होगा होगा। ये मनहा वाली ना सर। हाँ, मनहा शरीर श्रम संभवा एक निद्रा का प्रकार है इनका। ठीक है, मनहा शरीर श्रम संभवा, मन और शरीर के श्रम से उत्पन्न हुई निद्रा। तो चरक की निद्रा 6 प्रकार की है, उनमें से एक निद्रा ये भी है, मनहा शरीर श्रम संभवा। ठीक है, प्लस एक और पॉइंट लिखोगे ब्रैकेट में, एक निद्रा है इनकी, उसका नाम है भूत धात्री निद्रा। भूत धात्री, इसके सामने लिख लोगे रात्रि में आने वाली स्वाभाविक निद्रा। रात्रि में आने वाली स्वाभाविक निद्रा, भूत धात्री निद्रा, तो रात्रि में आने वाली स्वाभाविक निद्रा। ठीक। चरक के पॉइंट सबके हो गए क्लियर? चरक की निद्रा 6 प्रकार की, उन 6 प्रकार की निद्रा में एक निद्रा का टाइप है मना शरीर श्रम संभवा, और एक निद्रा का टाइप है भूत धात्री निद्रा, जो रात्रि को स्वभाव से आती है। ठीक। अगला लिखो सुश्रुत। सुश्रुत ने निद्रा 3 प्रकार की बताई। लिखो सुश्रुत निद्रा 3 प्रकार की, इसको हटा दूं मैं? ठीक है, लिखो सुश्रुत निद्रा 3 प्रकार की। ठीक है, तो पहली बात तो यह है, सुश्रुत ने निद्रा को विष्णु की माया स्वरूप कहा, कि भगवान विष्णु की माया है। नींद जो है क्या है? भगवान विष्णु की माया। एक बात। दूसरा लिखो, 3 टाइप की निद्रा जो है कौन कौन सी है, उनके नाम लिख लोगे, वैकारिकी, वैकारिकी। दूसरा लिखो तामसी, और तीसरे लिखो स्वाभाविकी, स्वाभाविकी। ठीक है, यही लिखोगे आचार्य सुश्रुत वाले पॉइंट्स के अंदर। फर्स्ट लिखो, जागने का कारण, जो सोकर उठते हैं व्यक्ति, उसका कारण क्या है? तो लिखो सत्व, सत्व। और निद्रा का कारण लिखेंगे तम। जगने का कारण सत्व, निद्रा का कारण तम। और यही लिख लोगे कि निद्रा का गर्यांश कारण क्या है, मतलब श्रेष्ठ कारण सबसे जो है नींद आने का, तो वो लिख लोगे स्वभाव, कि ऐसा होना ही है, नींद तो आएगी। बात समझ गए? गर्यांश कारण पूछे तो स्वभाव लगाना है, कि सबसे श्रेष्ठ कारण क्या है, तो स्वभाव है भाई, नींद आएगी डेली आपको। क्लियर? सही सुश्रुत का। हाँ, सुश्रुत के अनुसार लिखवा रहा हूँ, जो लिखवा रहा हूँ अभी। ठीक। वाग्भट वैसे आपसे पूछा नहीं है, लेकिन एक बहुत जरूरी पॉइंट है, उसका हम याद कर लेते हैं। तो चरक ने जो निद्रा के 6 टाइप बताए हैं ना, वाग्भट के वही 7 टाइप हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जो एक आपको निद्रा लिखवाई, मनः शरीर श्रम संभवा, तो वाग्भट ने क्या किया, उसको अलग अलग लिख दिया। एक लिखा मन के श्रम से, और एक लिखा शरीर के श्रम से उत्पन्न होने वाली निद्रा। तो वाग्भट की निद्रा 7 टाइप की हो जाती है, 6 की जगह। वाग्भट निद्रा 6 की जगह 7 टाइप की, मन के श्रम से और शरीर के श्रम से। सर एक बार चरक की निद्रा के टाइप्स बता दीजिए पूरे। चरक 6 टाइप की निद्रा है बेटा, सारे नहीं याद करना है आपको, बस नंबर लिखो, चरक निद्रा 6 प्रकार की। आगे आएगा टॉपिक में पढ़ा दूंगा, लेकिन मैंने आपको उस लेवल पे करा दिया कि आ जाए तो लिख दोगे। मैं अभी इसको कल जो नोट्स दूंगा आपको, उनमें वहाँ ऐड कर दूंगा सारे टॉपिक से, मैं पढ़ाऊंगा एक बार फिर से जहां मुझे लगेगा अधूरापन है। ठीक है, तो चरक की निद्रा 6 टाइप की, बस इतना लिखो, 6 टाइप की। उनमें 2 निद्रा मैं आपको लिखा रहा हूँ, एक है मनहा शरीर श्रम संभवा, मनहा शरीर श्रम संभवा, और एक है भूत धात्री। ये 2 निद्राएं मैंने अलग से लिखवाई थी आपको। तो भूत धात्री वो है जो रात्रि में आती है, और मना शरीर श्रम संभव, ये एक और टाइप है निद्रा का। वाग्भट ने निद्रा जो 6 की जगह 7 कर दी, उसका कारण यही है, एक मन के श्रम से उत्पन्न होने वाली, एक शरीर के श्रम से उत्पन्न होने वाली निद्रा। तो उनके 7 टाइप हो जाते हैं। क्लियर? आगे लिखोगे, नेक्स्ट लिखो रैम, REM। तो रैम का मतलब लिख लो रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, ये लिख लेना यहां भी, कि मोर रैम पीरियड्स, ठीक है, तो लेस रिलैक्स्ड बॉडी। जितना रैम पीरियड ज्यादा होगा,
तो बॉडी उतनी ही कम रिलैक्स्ड होगी, मतलब आपको सोने के बाद भी ऐसा लगेगा सुबह कि आज नींद पूरी नहीं हुई है, 10 घंटे सो लियो भले फिर भी नींद पूरी सी नहीं लगेगी, सपने ज्यादा आए तो। ठीक है, आगे देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे त्रय उपस्तंभ की। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अब देखो ब्रह्मचर्य का मतलब जो है, कभी आ जाए टिप्पणी उसके ऊपर, तो ब्रह्मचर्य एक तो ये हुआ है ना कि एब्सटिनेंस हो गया, ठीक, तो मैथुन से दूर रहना, एक तो वो बात हो गई। लेकिन दूसरा लोगों ने इसको भी इलेबोरेट किया है कि ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि जैसे आप स्टूडेंट हो, आपकी लाइफ में क्या है कि जैसे मूवी देखने जाना है या गेम्स है या और चीजें हैं, तो मतलब जो ऐसे विषय हैं जिनमें आपको नहीं लगना चाहिए, उनसे खुद को दूर रखना। तो दूसरा मतलब ब्रह्मचर्य का ये भी लिया गया कि जिन विषयों में आपको नहीं आसक्त होना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पे, उन विषयों में आसक्त हो जाना, ठीक है, वो गलत है, वो अब्रह्मचर्य है, तो उनसे दूर रहना चाहिए, मतलब ये है कहने का, यहाँ जो ब्रह्मचर्य लिखा हुआ है। क्लियर है? तो इस तरह से भी इसको आप समझा के लिख सकते हो थोड़ा सा। नेक्स्ट आ जाओगे द्रव्य गुण। तो द्रव्य गुण के टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो इसको अभी तो क्या पढ़ेंगे, पूरा का पूरा ही देखना है। तो मैं आपको क्या करूंगा, क्या पढ़ाऊंगा, कल के टॉपिक सुन लो अपने, अब ये फाइनल कर देते हैं कल के टॉपिक जो आपके, क्योंकि मुझे उसी हिसाब से आपको पीडीएफ में से निकाल के बीच के हिस्से वो देने हैं। तो आपका पहला टॉपिक है कल के लिए, जो हम फर्स्ट टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है बेटा पोस्ट इंडिपेंडेंट स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट थ्रू पॉलिसीज टू डेवलप एंड प्रमोट आयुर्वेदा एजुकेशन ट्रीटमेंट एंड अवेयरनेस। एक बात। दूसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो हो जाएगा हमारा निद्रा। निद्रा, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। तीसरा, द्रव्य गुण मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर दे रहा हूँ क्योंकि द्रव्य गुण में सब कुछ है। और साथ में ये फोर्थ नंबर जो टॉपिक है ना, तो गोविंद पारिक गाइड के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जो वहां पे फार्मा वाला पोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो कल देखेंगे इनमें से कितना कवर हो पाता है। तो द्रव्य गुण शुरुआत से लेना शुरू करेंगे, रस गुण, वीर्य विपाक, प्रभाव, सब कुछ। तो मैं आपको आज ही पीडीएफ दे रहा हूँ द्रव्य गुण की भी, ठीक है, तो आप उसके प्रिंट आउट भी निकाल लोगे, उसमें सारी चीजें हैं। ठीक है, समान प्रत्यारब्ध, विचित्र प्रत्यारब्ध, डिटेल नॉलेज ऑन ड्रग्स मेंशन्ड इन एनसीएसएम सिलेबस फ्रॉम भाव प्रकाश निघंटू एंड चरक संहिता। इस पोर्शन को भी छोड़ के रखेंगे, चिकित्सा के साथ पढ़ना है, क्योंकि हम लोग को ये चरक चिकित्सा के साथ पढ़ेंगे, इसको नहीं लेंगे अभी। ये फोर्थ वाला जो है इसको भी साथ में कंटिन्यूएशन में लेंगे, ठीक है, तो कल के लिए आपके ये टॉपिक हो जाएंगे। अब चलो सर वापस। हाँ बोलिए। हेलो प्रकृति सर, भी ये तो शरीर रहेगा सर, आपका आप पेंडिंग प्रकृति रहेगा। कराएंगे? एक लोग बोलो, पूजा वाला आप बोलिए। हाँ जी सर, आप प्रकृति भी तो बोल रहे थे ना कि कल कराएंगे, हाँ प्रकृति भी रह करेक्ट गया ना करेक्ट करेक्ट सर। करेक्ट बेटा, हाँ प्रकृति। तो जी। काफी टॉपिक हो गए कल के शरीर लिए। अवयव, शरीर अवयव, शरीर अवयव। हाँ शरीर अवयव क्लियर है। तो मैं ये सारे की सारी अभी के अभी आपका ये करता हूँ कि मैं बना के इसको आज नाइट से पहले आपको दे दूंगा। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि प्रिंट आउट निकाल लेना, अपना कोई एक शॉप वाला पकड़ के रखो, उसको बोल के रखो कि भैया हम जो भेजेंगे उसको आप निकाल के रख देना, हम उठा आके उठा लेंगे, है ना, जो पैसा आपका दे देंगे। तो उसको बोल के रखना, क्योंकि मैं अब चीजें आपको देता रहूंगा लगातार। ठीक है, कुछ चीजें तो ऐसी एक साथ हैं कि डीजी के नोट सब एक साथ हो जाएंगे, लेकिन कई चीजें ऐसी होंगी जो मुझे प्रिपेयर करके तुरंत भेजनी पड़ेंगी, तो उसको बोल के रखोगे अपने आसपास की शॉप वाले को कि हम भेज देंगे आपके मोबाइल पे या ईमेल पे, और आप निकाल के रख देना हमारी, हम बता देंगे आपको, आगे पैसे दे देंगे, तो उसमें आपका सर टाइम नहीं इसमें वेस्ट होगा। मर्म भी है। लोकेश बोलिए। सर इसमें मर्म भी है। मर्म भी, हाँ ठीक है, मर्म भी पढ़ेंगे, उसमें कर दूंगा आज वो देख के टॉपिक बीच में जो भी आपके, मर्म वाला ले लूंगा, शरीर अवयव वाला ले लूंगा आपका टॉपिक, ये वाला हो गया, निद्रा वाला मान लो अगर निद्रा वाला देखना है तो। बाकी जो है मैं देख लूंगा इसको, मैं यहाँ से पूरी बना के आपको दे दूंगा आज, जो रह जाएंगे ऐसा कोई इशू नहीं है, मैंने कहा ना, जो रह जाएगा ऐसा नंबर से नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे लगातार ही टिक करते चले। लेकिन कोई बड़ा टॉपिक है बिल्कुल वहां से टच ही नहीं हो रहा, कि जैसे चिकित्सा वाले पोर्शन आ गए, बहुत सारे योग हैं, इस तरह की चीजें हैं, तो वो चरक चिकित्सा जब पढ़ लोगे ना तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो चिकित्सा पढ़ने के बाद लेंगे उसको, जो योग है, तो कुछ टॉपिक छोड़ते चलेंगे, परेशान मत हो, वो बाद में कवर हो जाएंगे। लेकिन आपका क्या काम है, अपने टॉपिक टिक करते जाना, किसी को लगे सर ये टॉपिक छूट गया तो मुझे बता देना, जब पूरा हम कर लें फाइनल, तो लास्ट तक सब टिक करते चले जाओगे, जो छूटेगा मुझे बता दोगे, मैं उसको भी कवर करा दूंगा, ठीक है। तो कुछ छूटेगा नहीं, सारे टॉपिक इससे कवर करेंगे शुरू से लेकर एंड तक जो भी लिखे हुए हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बस। और ये रिसर्च वाले नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, इसका प्रिंट आउट भी निकाल लेना, रिसर्च वाले भी दे रहा हूँ मैं आपको आज ही, इनका भी प्रिंट आउट निकाल लोगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम भी खत्म हुआ, थैंक यू।